वो आस्था को जल्दी ही बाहर लाकर उसे अब एक गेस्ट रूम में ले गए। वो आस्था को दिलासा देने लगे। अब तक आस्था काफी नॉर्मल हो गई थी। अब दादाजी ने आस्था की ओर देखकर उदास लहजे में कहा, बेटा, माफ करना। मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, लेकिन उस वक्त हमारी भी मजबूरी थी और कोई रास्ता नहीं था इस सिचुएशन से निकलने का। इसीलिए हमने तुम्हें मजबूर करके अरमान से शादी करवाई। हम जानते हैं हमारे पोते का बर्ताव कैसा है और शायद पूरी तरह से गलत भी है, लेकिन हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम उस वजह को जानते हैं जिस वजह से हमारा पोता ऐसा बन गया है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही उम्मीद है कि तुम उसकी हमसफर बनकर सब कुछ ठीक कर दोगी। एक औरत अपने प्यार से सब कुछ ठीक कर सकती है। हम चाहते हैं कि तुम अरमान को पूरी तरह से बदल दो। दादाजी की बात सुनकर आस्था ने सवालिया नजरों से दादाजी की तरफ देखा। दादाजी आगे रौबदार आवाज में बोले, अगर तुम हमारे पोते में बदलाव ला देती हो और उसे अपने परिवार में रहना, हंसना, बोलना सिखा देती हो, तो हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हारे डॉक्टर बनने की पढ़ाई पूरी करवाएंगे और अरमान के खिलाफ जाकर तुम्हारी मदद करेंगे। जैसे ही आस्था ने ये सुना, एक बार फिर उसकी आंखों में उम्मीद नजर आने लगी, क्योंकि अरमान से शादी के बाद से ही वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसके सारे सपने चकनाचूर हो चुके थे। आस्था ने जल्दी से पूछा, क्या सच में आप मेरी मदद कर पाएंगे? दादाजी, आप मुझे वो काम करने को कह रहे हैं जो शायद मेरे लिए क्या, किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। जिस पोते को आप सुधार नहीं पाए, भला उसे मैं कैसे सुधार सकती हूँ? तब दादाजी हल्की मुस्कुराहट के साथ आस्था के करीब गए और उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम अपने पोते को ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। और वैसे भी उसने हमारी बीमारी के चलते शादी करने का वादा किया था, जो उसने आज पूरा कर दिया। आज के बाद वो हमारी कोई बात नहीं सुनेगा, इसीलिए अब हम उसे और ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हमें उम्मीद है कि तुम चाहो तो सब कुछ ठीक कर सकती हो। आस्था हैरान हो गई, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कैसे सब कुछ ठीक करे। उसे तो जिंदगी की ज्यादा कुछ समझ भी नहीं थी। अभी भी उसमें काफी ज्यादा बचपना था, और तो और इस अचानक से हुई शादी से उसके सिर पर मुश्किलें आ गई थी। फिर वो कैसे इस सिचुएशन को संभालेगी? दादाजी उसे समझाते हुए बोले, बेटा, तुम इस बारे में सोचो और सुबह तक हमें जवाब जरूर देना। अगर तुम्हारी हाँ हुई तो हम अब से सिर्फ वही करेंगे जो तुम कहोगी। अब तुम आराम करो, थक गई होगी। दादाजी वहां से जाने को मुड़े, लेकिन तभी उन्हें कुछ याद आया और रुककर बोले, और हाँ बेटा, हम जल्दी ही अपने डिजाइनर से कहकर तुम्हारे मुताबिक नए कपड़ों का इंतजाम करा देंगे। फिलहाल हम अपने साथ तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और तुम्हारा कुछ जरूरी सामान लेकर आए हैं, ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। अब तुम देख लो, जहां समझ आए वहां अपना सामान एडजस्ट कर लो। अपनी बात कहकर दादाजी वहां से निकल गए। आस्था के मन में सवालों का तूफान उमड़ने लगा। तभी आस्था की नजर वहां साइड पर पड़े बैग पर गई, जो उसे जाना पहचाना सा लगा। जल्दी से आस्था ने थैला उठा लिया और उसे खोलकर देखने लगी। उसमें बहुत सारे नए कपड़े थे। उसकी आंखों के सामने कुछ दिन पहले का नजारा घूम गया। जब आस्था ने प्रियंका की शादी के बारे में सुना था, तब उसने अपनी नानी से जिद करके अपने लिए 3-4 नए कपड़ों का पीस मंगवा लिया था। आस्था खुशी खुशी सारे नए पीस मनोरमा आंटी के पास लेकर गई, जो उसी गांव की थी, और मनोरमा आंटी ने उसे चहकते हुए देखकर कहा था, ये सारे रंग तो तुम पर बहुत जचेंगे बिटिया, ये बड़े ही प्यारे कपड़े हैं। तब आस्था शर्मा गई थी। मनोरमा आंटी, जो कपड़े सिलने का काम करती थी, जल्दी ही उन्होंने अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए आस्था के लिए बड़े ही प्यारे फ्रॉक सूट्स और चूड़ीदार पैंट सिल दिए थे।
तब आस्था बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, लेकिन आज उन कपड़ों को देखते हुए आस्था की आंखें भर आईं। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, ये कपड़े मैं ऐसे पहनूंगी ये कभी सोचा नहीं था, लेकिन ये कपड़े मामा जी ने यहाँ क्यों भेजे हैं? उन्होंने कहा था कि ये शादी बस 2-3 दिन के लिए है, उसके बाद मेरा इस शादी से कोई लेना देना नहीं होगा। फिर उन्होंने मेरे सारे कपड़े यहाँ क्यों भेज दिए? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।